हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको निश्चय लाभ होगा। देखिए, जिन लोगों ने पहले से पॉलिटी को पढ़ रखा है वो इस सीरीज को रिविजन के तौर पर ले सकते हैं, बट जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है वो भी ये भी सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, मेरा टारगेट ये है कि आप कम पढ़िए, लेकिन आपको जो आउटपुट है वो आपको मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए, अभी आपके लिए अगर पॉलिटी पढ़ना चाहें तो आपके लिए लक्ष्मीकांत जैसी एक मोटी बुक है, लेकिन अभी क्या है, आपके एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि जो आप इतना टाइम दे सकें। तो जितना मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ आप उतना करिए। जिस चीज़ का भी आपका एग्जाम हो उसके रिकॉर्डिंग आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाइए। अगर आप इतना करते हैं तो आपसे आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ओके, देखिए, मैं 1-2 दिन से ज़्यादा लेक्चर नहीं ले पा रही हूँ। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि मैं एग्ज़ाम के पहले मैं आपके सारे टॉपिक कवर कर दूंगी और सारा सिलेबस कवर करवा लूँगी, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। कभी कभी एक दिन में 2 से 3 से 4 वीडियो भी आ सकते हैं, इसलिए परेशान मत होइएगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, जितना मैं अभी दे रही हूँ वो आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए और अच्छे से आप रिवीजन पर फोकस करते रहिए, क्योंकि जब आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे ना, तब वो क्या होगा, आपसे एग्जाम हॉल में गलत होने के चांसेस बहुत रहेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा। देखिए, हम संसद के अंग पढ़ रहे थे जिसमें हमने देखा था कि एक होते हैं हमारे कौन है, प्रेसिडेंट होते हैं, एक उन्हीं राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा हमारा कौन सा अंग है, लोकसभा अंग है, तीसरा कौन सा अंग है, राज्यसभा अंग है, जो कि हमने पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं और लोकसभा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा अंग राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। देखिए, पॉलिटी मैंने बोला कि आपके लिए बहुत ही ईजी है। बस आप क्या करिए, थोड़ा सा जितना है आप पढ़िए, लेकिन थोड़ा चीज़ों को रिवाइज करते चलिए, इससे आपका बहुत आसान हो जाएगा काम। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्यसभा है ये संसद का कौन सा सदन होता है, यानी कि उच्च सदन होता है या निम्न सदन होता है। देखिए, जब हम आपको लोकसभा पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था जो लोकसभा है ये संसद का निम्न सदन होता है। कौन सा सदन होता है, निम्न सदन होता है। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा की तो ये संसद का उच्च सदन होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राज्यसभा क्या है, संसद का उच्च सदन होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें जो सदस्य हैं, जो इसमें सदस्य हैं कहाँ से आते हैं, यानी कि कहाँ से चुने जाते हैं, राज्यों एवं कहाँ से, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। ओके, और देखिए, इसमें अगर कोई सदस्य राज्यसभा का सदस्य बने तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, लोकसभा में हमने पढ़ा था कि कोई सदस्य बनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखिए, इनका जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष होता है। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। देखिए, जो इनका प्रकृति है, यानी कि जो ये राज्यसभा का जो सदन है ये स्थायी सदन है। क्या है, ये स्थायी सदन है, याद रखिएगा, ये स्थायी सदन है, ये याद रखिएगा। ये कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा का सदन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, स्थायी सदन है। ओके, देखिए, इसमें जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है कितनी होती है, 250 होती है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि 250 का किस तरीके से इसका डिवीजन किया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं राज्यों एवं संघराज्य क्षेत्रों से निर्वाचित 238 हैं और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। किसके क्षेत्र में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 मेंबर को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो 238 हैं ये किसको, ये राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसको निर्वाचित किया जाता है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। इसके सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, अतः राज्यसभा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। ठीक है, अभी जो कि अभी हमने बताया है।
अब आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, हमें 30 वर्ष चाहिए। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। इसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है, 250 अधिकतम संख्या होती। अभी हमने बताया था जो 238 होती हैं राज्यों एवं संघराज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं, वही जो 12 बचते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किस क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान, कला और एवं समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखिए इनका जो निर्वाचन है, आप अगर निर्वाचन की बात करते हैं, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से, देखिए क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से और एकल संक्रमणीय मत द्वारा ये होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। इसकी जो प्रकृति है क्या है, स्थायी। इसकी जो प्रकृति है क्या है, स्थायी सदन। आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसके जो पदेन सभापति हैं कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। देखिए जब मैं आपको उपराष्ट्रपति पढ़ा रही थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ये कार्य करते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए हम देखते हैं राज्यसभा के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। आइए देखते हैं हम लोग। इनका जो कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष होते हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही उप सभापति को निर्वाचित करती है। किसको करती है, उपसभापति को निर्वाचित करती है। देखिए इसको जो कौन कौन से तत्व हैं, उपसभापति है, विधायी शक्ति है, सभापति है। देखिए सभापति अभी हमने देखा था कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है किसका, राज्यसभा का। इनका जो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। देखिए जो हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था तो वही के कार्यकाल की बात की जा सकती है कि जो उपराष्ट्रपति है उनके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है तो आप क्या बताएंगे, 6 वर्ष होता है। यह ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या है, संविधान संशोधन शक्ति। देखिए संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही शक्ति प्राप्त है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोकसभा को शक्ति प्रदान की गई है संशोधन करने की, वही शक्ति किसको है, राज्यसभा को है। अब आइए वित्तीय शक्तियाँ। देखिए वित्तीय शक्तियाँ की अगर हम बात करें, देखिए क्या है, राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। देखिए जब मैं आपको बताया था कि जो धन विधेयक है कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा अपने पास अधिकतम 14 दिन तक रख सकते। देखिए मैंने जो आपको पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में वही सब फिर से दोबारा रिवाइज हो रहा है। ठीक है, देखिए मैंने आपको ये बताया है कि जो धन विधेयक होता है, यानी कि जो धन विधेयक होता है वो हमारा कहाँ पेश होता है, लोकसभा में पेश होता है। लेकिन क्या है, जो धन विधेयक से संबंधित जो भी विधेयक है ये राज्यसभा अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है। ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए अन्य शक्तियाँ इनकी कौन सी हैं, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर का अधिकार संसद को दे सकती है। बस आप इसमें इतना ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पर बना है कि 312 के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अखिल भारतीय सेवा सृजन का अधिकार। आप इतना ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय सेवा सृजन का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं, तो ये 312 आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए जो विधायी शक्ति है, देखिए इसकी क्या है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती है। क्या कहने का मतलब है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को कितने माह तक रोक सकती है, 6 माह तक। लेकिन अगर वही धन विधेयक है तो ये केवल 14 दिन तक रोक सकती है। ओके, अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं विधेयक। देखिए अब हम देखेंगे विधेयक के प्रकार क्या है। देखिए विधेयक के क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ बिल। एक है साधारण विधेयक, एक है वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक में क्या आते हैं, वित्तीय विधेयक फर्स्ट, वित्तीय विधेयक सेकंड, फिर विशेष विधेयक स्पेशल बिल, फिर धन विधेयक यानी मनी बिल। अब विशेष विधेयक में क्या आ जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें से हम देखेंगे क्या है, संघीय फेडरल, राज्यों की सहमति आवश्यक, गैर संघीय ये नॉन फेडरल। ओके, अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ओके, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो लोकसभा है एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। जो मैंने बताया था, जो एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, मतलब 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। आप ये ध्यान में रखिएगा।
यानी कि आपातकाल के समय में जो संसद विधि द्वारा लोकसभा का जो कार्यकाल है हम केवल 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, इससे अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। अनुच्छेद, देखिए इस बार क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा का दोनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो अनुच्छेद या आर्टिकल 108 है। अब देखिए नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड 3 के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा है और प्रथम लोकसभा का अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए आप ये याद रखिएगा, प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल है कितना है, 17 अप्रैल से, यानी कि कार्यकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अब इतना याद रखिएगा कि प्रथम लोकसभा कब आई थी, 1952 में आई थी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को तथा उसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। यह आप ध्यान रखिएगा। देखिए राज्यसभा का भी गठन कब हुआ था, 1952 में, और जो प्रथम लोकसभा का भी हमारा कितना कब हुआ था, 1952 में। ये आप दोनों ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम देखते हैं संसदीय समितियों के प्रकार। हम देखेंगे सबसे पहले स्थायी समितियाँ। देखिए जो स्थायी समितियाँ होती हैं इसका जो गठन होता है प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अब नाम से ही पता चल पा रहा है कि स्थायी समिति है, तो इसका जो नेचर है यानी प्रकृति है कैसी होगी, स्थायी है। इसका जो कार्यकाल है 1 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट आइए तदर्भ समितियाँ। अब देखिए नेक्स्ट तदर्भ समितियाँ। देखिए इसका जो गठन है किसके लिए की जाती है, विशेष उद्देश्य हेतु, यानी कि विशेष उद्देश्य हेतु इसका गठन किया जाता है। इसकी प्रकृति क्या है, देखिए जब विशेष तौर पर किया जाएगा यानी किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु, तो जो इसका प्रकृति होगी क्या होगी, अस्थायी होगी, यानी कि टेम्प्रोरी बेस होगी। इसका जो कार्यकाल कब तक होगा, यानी कि जो कार्य पूरा होने तक इनका कार्यकाल होगा, यानी कि कार्य समाप्त हो जाएगा तो इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तदर्भ समितियाँ, ये बात पूछा गया है, तदर्भ समिति का जो नेचर है कैसा होता है प्रकृति, तो आप क्या बताएंगे, अस्थायी होते हैं। अब देखिए क्या है, स्थायी संसदीय समितियों के प्रकार कौन कौन से हैं, ये किसमें आती हैं, स्थायी संसदीय समितियों के प्रकार, जिसमें आती हैं वित्तीय समितियाँ, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियाँ, सदन समिति या सेवा समिति। नेक्स्ट देखिए विभागीय स्थायी समितियाँ, जांच समितियाँ, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियाँ। ये सब किसके हैं, स्थायी संसदीय समितियों के प्रकार। अब नेक्स्ट देखिए संसद की वित्तीय समितियाँ। संसद की वित्तीय समितियों के बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि अभी हमने देखा था कि इसके जो स्थायी संसदीय समितियों के प्रकार में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वित्तीय समितियाँ देखेंगे। आइए देखते हैं वित्तीय समितियाँ। देखिए जो इसका उद्देश्य है किस पे है, सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण के लिए इसका उद्देश्य किया जाता है। इसकी जो समिति होती है, एक समिति क्या है, एकल समिति होती है और दूसरी समिति होती है संयुक्त समिति होती है। देखिए एकल मतलब क्या होता है कि इसके जो सदस्य संख्या होते हैं केवल किसी एक ही सदन से चुने जाते हैं, यानी कहने का मतलब है ये लोकसभा से या राज्यसभा से चुने जाएंगे। लेकिन यहीं पे जो संयुक्त समिति हैं इसके जो सदस्य हैं ये या तो लोकसभा से चुने जाएंगे, यानी कि लोकसभा से भी चुने जाएंगे और राज्यसभा से भी चुने जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है संयुक्त मतलब आप ऐसे याद रखिए, जो संयुक्त समिति है इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आएंगे, लेकिन जो एकल समिति है इसमें या तो राज्यसभा आएंगे या तो लोकसभा आएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एकल समिति। एकल समिति में क्या आएगा, प्राक्कलन समिति, जिसमें क्या है सदस्य संख्या कितनी होती है, 30 होती है। ये किस पे होता है, ये केवल लोकसभा से इसके सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं संयुक्त समिति। इसके क्या है, लोक लेखा समिति है और एक है सरकारी उपक्रम समिति। देखिए जो लोक लेखा समिति है इसके जो सदस्य हैं टोटल कितने हैं, टोटल सदस्य इसके 22 हैं। कितने हैं, 22 हैं, जिनमें से लोकसभा में कितने हैं, लोकसभा से 15 सदस्य हैं और राज्यसभा से हैं 7 है। एक बार क्वेश्चन इससे बना, इसलिए ध्यान में आप रखिएगा। देखिए प्राक्कलन समिति भी पूछी गई है, इसकी सदस्य संख्या कितने हैं, 30 है और जो कि केवल किसमें है, लोकसभा में है। अब नेक्स्ट आइए सरकारी उपक्रम समिति में, इसकी सदस्य संख्या कितने हैं, इसकी भी कितनी है, 22 है, जिसमें से हम देखते हैं कि लोकसभा में 15 है और राज्यसभा में भी 15 है, दोनों सेम है, आप ध्यान में रखिएगा। सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति एक है। देखिए दोनों ये इंपॉर्टेंट है, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए संसद की संयुक्त बैठक।
देखिए कितनी बार बुलाई गई है, अब तक 3 बार बुलाई गई। 3 बार कौन कौन से बात देखिए, वर्ष 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पर, किस पे, वर्ष 1961 में जब आया था, किस पे, कौन सा विधेयक, दहेज निरोधक विधेयक पर। और एक तब बुलाया गया था वर्ष 1978 में बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक पर भी संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। और एक नेक्स्ट किस पे आया था, वर्ष 2002 में आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा पर 3 बार बुलाई गई थी, मतलब संयुक्त अधिवेशन किया गया था। देखिए बुलाता कौन है, तो बुलाता है कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा ये बुलाते हैं या आहूत की जाती है। और अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। इसका जो प्रावधान है किसमें है, अनुच्छेद 108 में है। क्या प्रावधान है कि दोनों संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए जितना मैं आपके जिस पर जोर दे रही हूँ ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से उसको देखना है। अब देखिए धन विधेयक क्या है, अनुच्छेद 109 और 110 से संबंधित प्रावधान है धन विधेयक। इसका जो लोकसभा में इसको पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसका जो निर्धारण कौन करता है, अभी हमने देखा था, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। राज्यसभा रोक सकती है, हाँ रोक सकती है, लेकिन कितने दिन तक, 14 दिन तक केवल इसको रोक सकती है, यह ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या है, लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किस पे, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के विपक्ष के किसी सदस्य को। किसको नियुक्त किया जाता है, लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को उनको नियुक्त किया जा सकता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है, देखिए जो नियुक्ति करती है, कौन नियुक्ति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, तो उन्हीं को अपनी रिपोर्ट ये सौंपते हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट देते हैं। वन संरक्षण, कई बार हमें पूछा गया है, वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया, वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं कितने व्यक्ति, अभी हमने देखा 12 व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई है एक कौन है, नरगिस दत्त। एक बार ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं कितने पे, यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या है, वो बदलते रहते हैं। ओके, राज्यसभा के 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य जो होते हैं, मेंबर होते हैं, 1/3 मेंबर होते हैं, ये 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। ओके, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं, आप ऐसा ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, संसद के सन। देखिए आपने सुना होगा एक बजट सत्र होते हैं, एक मानसून सत्र होते हैं, एक होते हैं शीतकालीन सत्र होते हैं। देखिए जो बजट सत्र है, बजट कब आता है, आप देख रहे होंगे कि फरवरी से मई के बीच में क्या है, बजट आता है। जो मानसून सत्र किसको बोलते हैं, जुलाई से सितंबर को मानसून सत्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि उसी टाइम क्या आता है, बारिश होती है, यानी कि मानसून आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मानसून सत्र। शीतकालीन सत्र कब बोलते हैं, देखिए नवंबर से ठंडी पड़ने लगती है, तो नवंबर से दिसंबर क्या है, शीतकालीन सत्र है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि शीतकालीन सत्र कितने से मंथ है। अब देखिए क्या संसदीय प्रक्रिया, देखिए एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि शून्यकाल किसको कहते हैं। देखिए शून्यकाल क्या होते हैं, जब प्रश्नकाल होता है, यानी प्रश्नकाल होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो समय बचता है 1 घंटे का, यानी कि मोस्टली 12 से 1 के बीच का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, शून्यकाल बोलते हैं। देखिए प्रश्नकाल क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल किसको कहते हैं, प्रश्नकाल उसे कहते हैं कि उसमें क्या होते हैं, दोनों सदनों में बैठक के बाद कितने 11 से 12 के बीच जो कार्यवाही होती है, यानी जो पहला घंटा कार्यवाही का होता है वो होता है किसका, प्रश्नकाल का घंटा होता है। जो 11 से 20 का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल का घंटा होते हैं। देखिए इसमें जो प्रश्न होते हैं कई प्रकार के पूछे जा सकते हैं। एक होते हैं तारांकित प्रश्न होते हैं, एक होते हैं अतारांकित प्रश्न होते हैं, एक अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं। ये आप ऐसे ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, देखिए शून्यकाल। अगर हम शून्यकाल की बात करें, देखिए क्या है, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद 1 घंटे का जो 1 घंटे का होता है, यानी समानतः 12 से 1 के बीच का जो समय होता है शून्यकाल कहा जाता है। और संसदीय व्यवस्था में जो शून्यकाल है भारत की ही देन है। राज्यसभा का प्रश्नकाल सुबह 11 से 12 बजे तक होता है। क्या है, राज्यसभा का जो प्रश्नकाल सुबह 11 से 12 बजे तक होता है। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्नकाल। देखते हैं प्रश्नकाल क्या है। सामान्यतः
प्रत्येक दिन संसद के दोनों सदनों में बैठक के बाद 11 से 12 के बीच कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है। संसद में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक है तारांकित प्रश्न। ये तारांकित मतलब क्या होता है? जिसका उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। जिनका उत्तर किसके रूप में दिया जाता है? एक बार पूछा गया तारांकित प्रश्न। आप तीनों प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा कि तारांकित प्रश्न क्या है, जिसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें अतारांकित प्रश्न की, जिसका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अतारांकित प्रश्न। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अल्प सूचना वाले प्रश्न। अल्प सूचना वाले प्रश्न कौन से होंगे? जो तात्कालिक लोक महत्व से जुड़े प्रश्न होते हैं और जिनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। क्या है? जिनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। याद ध्यान रखेंगे, अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए अभी हमने बताया था कि राज्यसभा के एक सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, उप सभापति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? सभापति को सौंपते हैं। किसको? उप सभापति अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपते हैं। उप सभापति राज्यसभा में बहुमत से पारित संकल्प द्वारा भी हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान के 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के में सीटों का आवंटन का प्रावधान है। जब हम आपको अनुसूची पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था, जो हमारा क्या है 4वीं अनुसूची में किसके लिए है कि राज्यसभा के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान है। देखिए सब आपको वही चीज़ आ रहा है जो आपने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 252 में ये कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से राज्यसूची के विषय में कि किसी भी विषय, चाहे कोई भी विषय हो, कि उसके विषय में कानून निर्माण करने का अनुरोध कर सकती है। यानी कहने का मतलब है कि वो कह सकती है कि राज्यसूची के विषय में कानून कौन बनाए? संसद बनाए। यही है। देखिए अनुच्छेद 252 क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से राज्यसूची के किसी विषय के बारे में कानून निर्माण करने का अनुरोध कर सकती। क्या करने का? कानून निर्माण करने का अनुरोध कर सकती है। अब आइए नेक्स्ट, कुछ परीक्षा के उपयोगी प्रश्न है। देखिए क्या है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? अभी देखा है 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। इसकी जो प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 अप्रैल 1952 को प्रथम बैठक हुई थी। अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बना सकती है? संसद बना सकते हैं कानून। ये अनुच्छेद 248 में इसमें मेंशन है। अब नेक्स्ट देखिए, संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन व्यक्तियों का निर्धारित करने का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 105 में है। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है। लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित अगर रहेगा तब उसको क्या हो जाएगी कि उसका जो सदस्य है उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। जब कब तक हो एब्सेंट? जब वो लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे बिना सूचना दिए हुए। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित करना पड़ता है कौन सा विधेयक? विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत या मतदाता हो। क्या हो? ये किसमें मेंशन है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कब आया था? संशोधन करके 2003 में संशोधन करके आया था। क्या है कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हो। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा अपने उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके राज्यसूची के किसी विषय पर विधि बनाना आवश्यक है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती। कब कहा गया? अनुच्छेद 249 में कहा गया है। अब नेक्स्ट आइए, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि या समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। कब कहा गया? अनुच्छेद 253 में। देखिए थोड़ा सा ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए कुछ फैक्ट हैं जो आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। देखिए क्या है, मैं इसका पेज है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, इसलिए आप परेशान मत होइएगा, आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ नोट हैं। देखिए क्या है, देखिए सभापति को पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटाया जाए।
मैंने क्या बताया, जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। तो इनको तभी हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटाया जाए। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव से भी हटाया जा सकता है। अब देखिए क्या है, राज्यसभा में सीटों की संख्या है और लोकसभा की सीटों की संख्या है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए राज्यसभा में सीटों की संख्या मणिपुर राज्य में कितनी है। देखिए आप देख लीजिए, लेकिन जो मैंने पूरा होगा मतलब पूरे मतलब जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के हैं, मैं आपको उसकी PDF बना करके शेयर कर दूँगी, तो परेशान मत होइएगा। ओके, आप ये देखिए मणिपुर में कितनी है, ध्यान रखिए मणिपुर में राज्यसभा सीटें 1 हैं और मेघालय में भी कितनी है, 1 है, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, सिक्किम में 1 है, त्रिपुरा में भी 1 है, अरुणाचल प्रदेश में भी 1 है। वही अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की, उसमें 3 है और उत्तराखंड में 3 है। तो देखिए ये थोड़ा आपके लिए आसान हो गया। आसान ये हो गया जो नॉर्थ ईस्ट में है मोस्टली कितने हैं, 1 हैं। अगर हम बात करें लोकसभा में, देखिए क्या है लोकसभा की, देखिए मणिपुर में 2 हैं, मेघालय में 2 हैं, मिजोरम में 2 हैं, नागालैंड में 1, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 7, उत्तराखंड में 5 है। याद ध्यान में रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। मेरा लेक्चर कैसा लगा फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। और आप परेशान मत होइए कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ कि सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक